नमस्ते। जय धन्वंतरी। गर्भावस्था के 5 आयाम हमने देखे, उसी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग 5 आयाम हैं: आहार, विहार, मंत्र, औषधि और समन्वय। इसमें गर्भावस्था ये एक अलग अवस्था है। जैसे बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था के अलग अलग आहार होते हैं, उसके रोग भी अलग अलग होते हैं, उसकी चिकित्सा भी अलग प्रकार से होती है। इसलिए अवस्था को एक विशेष महत्व दिया गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में। उसी तरह से गर्भावस्था ये एक विशेष अवस्था है। तो साधारण रूप में जो हम खा सकते हैं पथ्य, हो सकता है वो गर्भावस्था में अपथ्य बन जाए, और साधारणता से जो हम सेवन नहीं कर सकते हैं वो गर्भावस्था में पथ्य बन जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो खास करके बहुत लोगों के प्रश्न हैं कि क्या क्या आहार लेना चाहिए। पुस्तकें बहुत सारी इसके ऊपर है, डाइट के ऊपर, लेकिन जितना सूक्ष्मता से आयुर्वेद में विचार किया गया है आहार का, न रागात नाप्य विज्ञानात आहारम समुपयोजयेत ज्ञात्वा हितम अश्नीयात देहो ही आहार संभव। ऐसा आयुर्वेद की संहिताओं में जो बताया गया कि आहार से ही देह का संभव होता है। अब इसमें तो विशेष प्रकार से वस्तुगत्या देह बन रहा है, तो वो जो बनने की प्रक्रिया को सरल करे और उसमें अलग अलग रोगों से उसको बचाए, उसको पूरा पोषण दे, ऐसी एक आहार व्यवस्था गर्भ को और गर्भिणी को दोनों को ध्यान में रखते हुए बताई गई है आयुर्वेद में। आप एक बात याद रखिए, यहाँ पर दोनों को देखना है, केवल रोगी को और गर्भिणी को नहीं। जैसे रोगी को देखते हैं उस तरह के यहाँ गर्भिणी चिकित्सा के लिए तो ये रोगी नहीं है। हालांकि आज तो उसको रोगी की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में एक अवस्था विशेष है, रोग नहीं है। एलोपैथी में हम जाते हैं तो उस तरह से ट्रीट करते हैं, डरा देते हैं, देर हो गई, वो हो गई, वो हो गया। तो जो गर्भावस्था है वो एक अवस्था है, रोग नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा औषधियों की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। आहार में केवल इतना ध्यान रखना है कि गर्भ का संरक्षण करे और 2 का पोषण करे, क्योंकि अभी खा रहे थे तो 1 का पोषण था तो उतनी परिमात्रा में आहार लिया जाता था। अब मात्रा तो बहुत बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि उतना पचेगा, पाचन शक्ति चाहिए, तो क्या करे, तो उस तरह का आहार करे जिसमें पोषक मूल्य ज्यादा हो और पचने में हल्का हो। लघु च संतर्पकम, लघु और संतर्पक आहार की बात बताई। तो गुरु आहार को छोड़ दे जो भारी है, विष्टम्भी है, जो कॉन्स्टिपेशन करता है, जो वात को बढ़ाता है, तो ऐसे कौन से आहार है। तो ऐसे तो जनरली हम अपने यहाँ पर सोर्टिंग देख सकते हैं। खास करके आलू ऐसे है, बैंगन ऐसे है जो पित्त और वात को बढ़ाते हैं। गर्भावस्था में ये दोनों बढ़ता है तो हमको पता है कि वोमिटिंग होती है, जलन होती है। इसलिए बैंगन, आलू जैसी सब्जियां, इसमें बहुत भारी कंद प्रायः सभी सब्जियों में आप ले सकते हैं, वो छोड़ना है। दूसरी फ्लावर जैसी, गोबीज जैसी, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं, ऐसी सब्जियां छोड़नी है। पचने में भारी होती है, वात को बढ़ाती है। आगे कौन सी औषधियां, कौन सी सब्जियां लेनी है उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी यह छोड़नी है, क्योंकि वात पित्त प्रकोप करने वाले आहार को छोड़ना है। साथ में कफ भी न बढ़े ये भी ध्यान रखना है। तो फ्रीज का सब छोड़ना है, फ्रीज की आइटम सभी छोड़ देनी है। बाहर की बेकरी की आइटम भी छोड़ देनी है, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, मैदे की आइटम से, और कॉन्स्टिपेशन स्वाभाविक रूप से ही अभी होता है, तो वो जो आहार द्रव्य लेंगे उससे वो समस्या बढ़ जाएगी। और गर्भावस्था में कॉन्स्टिपेशन रहा तो अजीर्ण होता है, और अजीर्ण के कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो ये एक हम देखते हैं कि ये नहीं खाना है। आलू हो गया, बैंगन हो गया, मटर हो गया, वो भारी है, वात का रखे, इसलिए उसको छोड़ना है। आगे ये तो हो गई सब्जी की बात साधारण। धान्य में भी कुछ ऐसे धान्य है, जैसे मक्का है, वो रुक्ष होता है, तो जो श्रम करता है वो मक्का खा सकता है।
ज्वारी अवृष्य होती, इसलिए ज्वारी और मक्का गर्भावस्था में नहीं खाने हैं। बाजरी गर्भावस्था में नहीं खानी है, क्योंकि वो गर्भावस्था में जो शिशु है उसके रंग पर, वर्ण पर इफेक्ट करता है। तो बाजरी हो गई, ज्वारी हो गई और मक्का हो गया, या ऐसे धान्य जो रुक्ष होते हैं बहुत ही, ऐसे धान्य गर्भावस्था में नहीं खाने हैं, क्योंकि रुक्षता बढ़ेगी तो वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो गर्भ को हानि हो सकती है, इसलिए ये नहीं खाने। इमली बहुत ही खट्टी होती है, वो नहीं खानी है इमली। अंकुरित धान्य, स्प्राउट्स जिसको कहते हैं, वो नहीं खाने हैं। आजकल बताते हैं कि उसमें प्रोटीन बहुत होता है, और खास गर्भावस्था में तो इसको सजेस्ट करते हैं। और दुख की बात है कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी ये करते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों को मिला, उसके प्रिस्क्रिप्शंस पढ़े, फाइलें पढ़ी, उसमें लिखा होता है कि अंकुरित धान्य। तो मैंने पूछा उनको कि इसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं, वो उनको पता नहीं था। ज़्यादातर मूल संस्कृत के ग्रंथ संस्कृत भाषा में गुरुमुख से नहीं पढ़ते हैं, गुरु परंपरा से नहीं पढ़ते हैं, तो ये सूक्ष्म बातें समझ में या सूक्ष्म बातें ध्यान में ही नहीं आती है। उसको विरूढ़ कहते हैं, और विरूढ़ावर्ज्या नाम, जैसा चरक ने बताया है, विरूढ़ अन्न नहीं लेना है गर्भवती स्त्री को। वो भारी होगा, वो दुर्धर होगा, पचने में बहुत ही तकलीफ होगी, इसलिए अंकुरित धान्य स्प्राउट्स खास छोड़ना है। और अवस्था में कदाचित ले भी ले तो भी गर्भावस्था में तो उसको छोड़ना है। और एक बात याद रखें, कॉन्स्टिपेशन इसमें स्वाभाविकता से होगी, तो इसके लिए अमलतास की जो सिंग आती है उसके अंदर से जो एक निकलता है गोंद जैसा, उसको पानी में भिगो कर वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा त्रिफलावटी ले सकते हैं, 1 या 2। बाकी कोई भी प्रकार के रेचक चूर्ण नहीं लेने हैं। उसमें जयपाल नाम की एक औषधि आती है, तो वो तीव्र रेचन कराती है, तो वो ज़्यादा पानी निकाल देती है, तो गर्भ को हानि हो सकती है, गर्भस्राव या गर्भपात हो सकता है। तो कोई भले ही आयुर्वेदिक चूर्ण हो, लेकिन वो चूर्ण गर्भावस्था में नहीं लेने हैं, पेट साफ करने वाले चूर्ण। यदि बहुत ही ऐसा लगा कॉन्स्टिपेशन है, तो हम आगे उपचार बताएंगे उसके लिए क्या करना है। खास करके एक मैं बता देता हूँ, दूध के साथ घी, रात को 1 कप दूध में 1 चम्मच घी गरम करके उसमें घी डालकर हिलाकर उसको पी सकते हैं, तो पेट साफ हो जाएगा। फिर कुछ बताते हैं कि कुछ फल नहीं खाने हैं, जैसे अनानस हो गया, पपीता हो गया, ऐसे फल नहीं खाने। खास पपीता वर्ज्य किया है, क्योंकि उससे उसके बीज में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे गर्भस्राव हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, तो पपीता खाने का मना किया है। अनानस में भी ऐसा है, तो इस अवस्था में अनानस नहीं खाना है। आगे और जो फल आते हैं उसमें भी प्राकृतिक फल ही खाना है। खास द्राक्ष उत्तम होती है। जामुन नहीं खाने हैं, क्योंकि वो भी वात बढ़ाता है, विष्टम भी है और कब्ज करता है, तो कॉन्स्टिपेशन करता है, तो जामुन भी नहीं खाना है। तो ये फल की बात बता दी, धान्य की बात बता दी, शाक की बात बता दी, कौन से नहीं लेने हैं। अब अचार, नमक, अचार, पापड़, ये सब नहीं लेना है गर्भावस्था में। वो भी पित्त बढ़ाता है, उसमें क्षार आता है, तो ये गर्भावस्था में नहीं लेने हैं। बहुत मसालेदार स्पाइसी खुराक नहीं लेने हैं। प्याज लहसुन को छोड़ देना है, वो बहुत ही उग्र और तीव्र गंधा होते हैं, तो उसकी भी इफेक्ट गर्भ के ऊपर होती है। और खास करके कुछ आहार ऐसे हैं जो गर्भ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इसमें एक है मेथी, तो मेथी का सेवन भी गर्भावस्था में नहीं करना है। तीव्र दवाइयों का, केमिकल वाली दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स के जो बहुत ही अनिवार्य हो तो ही उपयोग करना है, साधारण रूप से उसको नहीं लेना है। सर दर्द हो गया, कुछ थोड़ी तकलीफ हो गई, तो बार बार पेन किलर नहीं लेनी है, वो बहुत ही गर्भ को हानि कर सकती है। तो इतना गर्भावस्था में आहार विहार की एक सामान्य रूपरेखा दी। अब विशेष रूपरेखा सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन एक सामान्य रूपरेखा में इतना हमने बताया। एक सामान्य रूपरेखा है गर्भावस्था में सेवनीय और असेवनीय पदार्थों का। नमस्कार, जय धन्वंतरि।